Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes include course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear students, so now we will continue our first chapter of the history, that is the French Revolution, and today we will start the new topic, that is France becomes a constitutional monarchy. ठीक है, आपने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की जिम्मेदारी नेशनल असेंबली पर आ गई थी और आफ्टर दैट वो उन्हीं इसी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में लग गए. ठीक है, सो द नेशनल असेंबली कम्प्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. ठीक, 1791 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया फ्रांस के लिए, अपनी कंट्री के लिए. एंड इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च. और इसका जो मेन उद्देश्य था, ऑब्जेक्ट जो था वो ये था कि मोनार्च की पावर को कम करना, यानी कि सम्राट की पावर को कम करना. दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन. उनका जो मेन मोटो था वो ये था कि किसी भी तरीके से जो पावर है कंट्री की वो किसी एक के हाथों में ना रहे. एंड वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. तो जो उनका सोचना था या उन्होंने जो भी इसके लिए प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग क्या था, सो नाउ सेपरेटेड एंड असाइंड टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. जो पावर थी वो अलग कर दी गई थी और अलग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को सौंप दी गई थी. लाइक दैट द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. द लेजिस्लेचर मीन्स टू मेक द लॉ. ठीक है, क्या लॉ बनेंगे, क्या नियम बनेंगे, कि इनके अकॉर्डिंग क्या होगा. ठीक है, द लाइक दैट एग्जीक्यूटिव मीन्स द मैनेजमेंट. ठीक है, देयर वुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव, अ लीडर, लाइक दैट. एंड द जुडिशरी, उसके बाद जस्टिस यानी कि कोर्ट. ठीक है, जुडिशरी. सो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. इस तरह से जो हमारा जो फ्रांस था वो पूरी तरह से मोनार्ची से एक मोनार्च के उनसे तो हट गया था, मतलब सम्राट के हाथों से तो हट गया था, बट क्या था, अब एक पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक रूप से मोनार्ची हो गया था. मतलब अब संविधान के अकॉर्डिंग यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रन करने वाला था. फिगर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स. आप इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रॉपर जो प्रोसेस है वो दिखेगा, सिस्टम कैसे वर्क करेगा. ठीक, we'll discuss it later. Now, the Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. 1791 में बना हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सौंपा गया था, सौंपा गया था द पावर टू मेक द लॉ. ठीक है, टू मेक लॉ, उस पावर के साथ कि जो हम अपने नियम या लॉज को खुद बनाएंगे इन द नेशनल असेंबली. क्या था, नेशनल असेंबली जो थे वो उन्होंने जो नियम बनाए थे, या नेशनल असेंबली विल मेक द लॉ फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. जिसमें क्या था, नेशनल असेंबली थी उसे इलेक्ट किया जाना था. कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या था कि एक नेशनल असेंबली रहेगी, उसके मेंबर्स जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे हर स्टेट के या पीपल के, कॉमन पीपल के. ठीक, सो वहाँ क्या था, नेशनल असेंबली कैसे ऑर्गेनाइज की जाती थी उसके अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. नेशनल असेंबली में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था एंड दैट इज सिटीज़न वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स. पहले क्या होता था, वहाँ के जो नागरिक होते थे वो वोट करते थे एक ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, मतलब सपोज एक ग्रुप बना इलेक्टर्स का, उनके लिए उन्होंने वोट किया. हु इन टर्न चूज़ द असेंबली, जिसमें क्या होगा कि वो एक टर्न, मतलब वो क्या करेंगे, असेंबली के लोगों को सिलेक्ट करेंगे. नॉट ऑल सिटीज़न, उस टाइम पर सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को हाउएवर हैड द राइट टू वोट, कि सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था. ओनली कौन वोट दे सकता था, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज एंड हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ द लेबर्स वेजेस. और जो राइट, वोट देने का राइट उन लोगों को था जो 25 की एज कंप्लीट कर चुके थे और जो टैक्स पे करते थे. और जो टैक्स था वो कितना होना चाहिए था कि लगभग 3 दिन की सैलरी, किसी लेबर की 3 दिन की सैलरी अगर वो एक बार का टैक्स पे करते थे तो ही वॉज एलिजिबल फॉर द वोटिंग. ठीक, वर गिवन द स्टेटस ऑफ द एक्टिव सिटीजन. और ऐसे लोगों को एक्टिव सिटीजन कहा जाता था जो टैक्स पे किया करते थे. सो दैट इज़ दे वर
एंटाइटल्ड टू वोट, और यही लोग थे जो जिन्हें वोट करने का अधिकार था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वुमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, मतलब बाकी जो बचे हुए लोग थे जैसे मैन और वुमेन थे, जो मीन्स वर्कर्स थे, लेबर्स थे, लाइक दैट, उनको कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं थी दी गई थी, वो एक नॉर्मल सिटीजन्स थे, ठीक है, उन्हें कोई किसी तरह का मतलब वोटिंग का राइट नहीं था। एंड टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ द टैक्स पेयर्स। और अगर कोई पर्सन इलेक्टर में से बनना चाहता था, मतलब इलेक्टर वाले सेक्शन में अपने आप को स्टैंड करना चाहता था, या फिर असेंबली का मेंबर बनना चाहता था, तो ओनली दैट मैन वॉज एलिजिबल टू बी एन इलेक्टर और द मेंबर ऑफ द असेंबली, जो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करते थे, ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई ब्रैकेट में यानी कि हाई रेंज पर टैक्स को पे किया करते थे, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके स्टार्टिंग में सबसे पहले डिक्लेरेशन दिया गया है अबाउट द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीज़न, वहाँ के लोगों के राइट्स के बारे में, नागरिकों के अधिकार के बारे में, राइट सच एज द राइट टू लाइफ। और उनमें से जो राइट थे वो कौन से थे, एक तो ये था कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार या बोलने की स्वतंत्रता, एंड फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, इक्वलिटी बिफोर लॉ के सामने सभी इक्वल हैं, एंड वर एस्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिनिएबल, ठीक है। और जो ये राइट्स थे, ठीक है, ये जो इतने भी राइट हमने यहाँ पर पढ़े हैं, दीज वर एस्टैब्लिश्ड, उन्हें एस्टैब्लिश किया गया था एज अ नेचुरल एंड इनएलिनिएबल। नेचुरल मीन्स प्राकृतिक रूप से, मतलब जैसे ही कोई पर्सन उस कंट्री में बर्थ लेगा तो बाय बर्थ ही वुड हैव द राइट ऑफ अ सिटीज़न, ठीक है, जो भी राइट्स हैं वो नागरिक होने का तौर पर उस कंट्री के उन्हें बाय बर्थ ही मिल जाएंगे। एंड इनएलिएनेबल मीन्स क्या होता है, इनएलिएनेबल मीन्स होता है कि उन्हें इनफॉलिएबल यानी कि जिन्हें तोड़ा ना जा सके, जिन्हें छोड़ा ना जा सके, मतलब जिनको खंडित ना किया जा सके, ठीक, तो वो ऐसे राइट्स होते थे जिन्हें किसी के द्वारा भी तोड़ा नहीं जा सकता था। एंड दैट इज़ दे बिलोंग्ड टू ईच ह्यूमन बीइंग बाय बर्थ एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। इस तरह से ये जो राइट्स थे वो ह्यूमन बीइंग के बर्थ के साथ ही उनसे जुड़ जाते थे और जिन्हें कभी भी उनसे नहीं लिया जा सकता था। इट वॉज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट एंड प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स, और ये स्टेट की ड्यूटी थी कि वो हर नागरिक के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, ठीक है, क्लियर। So here are some points, the declaration of the right of the man and citizen that you will read. Some points have been given and now the next stage has been given। जब जैसे हमारे जो सिम्बल्स हैं, हमारे नेशनल सिम्बल्स हैं, ऐसे उनके भी कुछ पॉलिटिकल सिम्बल्स थे जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। And like that, the first is the broken chain, the bundle of rods and faces, the eye within a triangle radiating light, and the sceptre, and the snake biting its tail to form a ring, and red Phrygian cap, blue, white, red, then the winged woman एंड अ लॉ टैबलेट, ठीक है। ये कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स हैं फ्रांस के जो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही फॉर्म किए थे, ठीक है, जिनको आइडेंटिफाई किया था, तो इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। आई एक्सप्लेन, आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर्स को और एक बार सब स्टडी करके देखिएगा, ठीक, ओके। Now let's move to our next topic, that is the France abolishes monarchy and becomes a republic, ठीक है। यहाँ हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जो फ्रांस है उसने पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया था, नष्ट कर दिया था, यानी कि इग्नोर कर दिया था किसको, मोनार्चीज़ को, एंड बिकम्स अ रिपब्लिक, और अब वो एक रिपब्लिक बन गए थे, ठीक है। फ्रांस एक रिपब्लिक बन गया था, रिपब्लिक कंट्री बन गई थी। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स, जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो काफ़ी टेंस भरी रही थी इन सालों में, ठीक है, तो इन ईयर्स में। सो ऑल्दो लुइस 16 हैड साइन द कॉन्स्टिट्यूशन, बल्कि जब लुइस 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन भी कर दिए, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रुशिया, ठीक है। तो मगर साइन करने के बाद भी वो लुइस 16 सीक्रेटली एक मीन्स
सीक्रेटली ही वॉज अटैच विद द किंग ऑफ प्रशा, वो अपने प्रशा के किंग से फिर भी मिले हुए थे, ठीक है। एंड rulers of the other neighboring countries too were worried by the development in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking places there since the summer of 1789। जो आसपास के जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो भी कहीं ना कहीं डरी हुई थी अब फ्रांस के इस डेवलपमेंट से। उन्हें लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर भी अटैक किया जाए या उनको भी ग्रैब कर लिया जाए। तो उन्होंने ये प्लान किया था नेबरिंग कंट्रीज़ ने कि ट्रूप्स को भेजा जाए और जितने भी जो इवेंट्स हो रहे थे 1789 में, बाय द समर 1789 जितने भी फ्रांस में इवेंट्स हो रहे थे या लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, तो उन्हें कोशिश की जाए उन्हें रोकने की, ठीक। बिफोर दिस कुड हैपन, ऐसा कुछ अगर हो पाता, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया। इससे पहले कि कुछ हो पाता तो जो फ्रांस की जो नेबरिंग कंट्रीज़ थी वो थी प्रशा और ऑस्ट्रिया, ठीक है। इससे पहले ही नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में वॉर को डिक्लेयर कर दिया कि उन्होंने एक वॉर डिक्लेयर कर दी अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया के, ठीक, कि वो ऑस्ट्रिया और प्रशा से वॉर लड़ेंगे। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स thronged फ्रॉम द प्रोविंसेस टू जॉइन द आर्मी, ठीक है। यहाँ पर मतलब हज़ारों संख्या में जो वॉलंटियर्स थे, यानी कि जिन्हें कोई फोर्स नहीं किया गया था, उन्होंने दे वर रेडी टू जॉइन द आर्मी, वो रेडी हो गए आर्मी को ज्वाइन करने के लिए फॉर द वॉर। एंड दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल द ओवर यूरोप। और वो इसे सिर्फ एक अपनी कंट्री की लड़ाई नहीं समझ रहे थे, बल्कि वो ये समझ रहे थे कि ये जो लड़ाई है या जो वॉर है, दैट वुड बी अगेंस्ट द मोनार्ची सिस्टम, अगेंस्ट द किंग एंड द एरिस्टोक्रेसीज। पूरे यूरोप में जो एरिस्टोक्रेसी है, मोनार्ची सिस्टम है, वो ख़त्म हो जाएगा उनके वॉर करने से। अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग्स दे sang वॉज द मार्सिले, ठीक, एंड कंपोज बाय द पोएट। ये जो सॉन्ग था वी वर हेयर अमंग द पेट्रोटिक सॉन्ग। और जो लोग जो वॉर में मतलब जो आर्मी में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो आर्मी में ज्वाइन कर रहे थे, वो इस अपने पेट्रोटिक सॉन्ग को, उनका एक देशभक्ति गीत था जिसका नाम था मार्शले, ठीक है। एंड उसे मार्शले को उसे गाते हुए मीन्स जो आर्मी की ट्रेनिंग ले रहे थे। एंड दैट वाज कंपोज्ड बाय द पोएट रॉजेट डी लायल, ठीक है। तो ये जो मार्सिले जो वहाँ का जो पेट्रोटिक सॉन्ग था उसे रॉजेट डी लायल ने कंपोज किया था। एंड इट वाज सung फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसे पहली बार गाया गया था बाय द वॉलंटियर्स, उन वॉलंटियर्स के द्वारा जो मार्सिलेस से एज दे मार्च्ड अप इनटू पेरिस। मार्सिलेस के लोगों ने मतलब वहाँ के जो लोग थे, वॉलंटियर्स थे, उन्होंने इसको गाया था पहली बार जब वो पेरिस की तरफ मूव कर रहे थे, गॉट इट्स नेम, तभी इससे इसका नाम मार्सिले पड़ गया, ठीक। एंड द मार्शलेस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। और इस टाइम पर अब फ्रांस का जो नेशनल एंथम है दैट इज़ कॉल्ड मार्शलेस, ठीक है।